नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई अमन। अमन अपडेट्स पर इसका आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से हम जुड़े हैं अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस के लिए, ग्रुप डी के लिए टारगेट करके। तो आज उसमें हमारी अगला जो टॉपिक होगा वो ऊतक के लिए यानी टिश्यू के लिए पढ़ेंगे। देखो, टिश्यू और सेल दो ऐसे चैप्टर उभर के आ रहे हैं, लगभग आप इनसे तो दूर रह नहीं सकते। आप सारे शिफ्ट में लगभग 90 से 92 शिफ्ट हुए हैं, उन सभी शिफ्टों में 2 से 3 क्वेश्चन इनसे बनने ही बनने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक भी बन जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन तक बन जा रहे हैं दोनों से मिलाकर। तो आप ये समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस देख सकते हैं। तो आप चलते हैं अपने वीडियो को, मतलब अपने चैप्टर की तरफ। जो आज हमारा टिश्यू होगा उसके लिए होगा। तो टिश्यू की बात करें, इसकी मूल अवधारणा की बात, ऐसी कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करे, उन्हें ऊतक कहते हैं। तो ऊतकों के विस्तृत अध्ययन को अवकात क्या है, औतकी कहा जाता है। यानी जो हिस्टोलॉजी है औतकी, यानी ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ जो टिश्यू होता है ना, इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि जो वो सेल था ना, सेल, आपको एक पूरा घर का इमेजिन कीजिए। सेल एक ईंट है, मतलब कहते हैं ना सबसे छोटी यूनिट मनुष्यों की या फिर किसी भी पदार्थ के बनने के लिए सबसे छोटी इकाई सेल थी। अब सेल, कई सेल ऐसे यानी कई ईंटें मिलकर एक दीवार बना रही हैं। वो दीवार जो होती है वो टिश्यू होता है। उसी प्रकार समझ लीजिए कई सेल मिलकर एक पूरा टिश्यू, एक पूरा बनाएंगे, एक लंबा सा ऊतक बना लेंगे। अब ऊतक, कई सारे ऐसे ऊतक मिलकर पूरे धीरे धीरे एक तंत्र बनाएगा, एक बॉडी, एक पार्ट बनाएगा। और कई ऐसे पार्ट मिलकर पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक की बात करें तो पादप ऊतक और स्थिर होते हैं। पादप यानी ऊतकों का 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, एक पादप ऊतक होते हैं और जंतु ऊतक होते हैं। पादप ऊतक और इस बारे में देखते हैं तो यह पौधों को गति नहीं करनी होती है, इसलिए इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं और ये मृत होते हैं। इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादप ऊतक जो है स्थिर होते हैं। जंतु ऊतक की बात करें तो जंतु ऊतक गतिशील होते हैं। जंतु भोजन, हथी और आश्रय की खोज में गति करते हैं, इसलिए अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए, जो पादप ऊतक होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब इनको, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको कहीं चलना या जाना रहना रहता नहीं, मनुष्यों की तरह, जंतुओं की तरह। इन्हें पेड़, जो कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य और जो हाथी, घोड़े सब होते हैं, इनको जाना पड़ता है, इनको अपना भोजन खोजना पड़ता है, भोजन अपना बनाना पड़ता है, तब ये भोजन पाते हैं, इसलिए इनको चलना पड़ता है। यानी जंतु जो होते हैं, जो एनिमल कहा जाता है, पूरे मनुष्य को, कुत्ते, जानवर कुछ भी हो बायोलॉजिक लैंग्वेज में, इन एनिमल को भोजन के लिए अपने चलना पड़ता है, इस वजह से गतिशील होते हैं। और पेड़ पौधों को स्थिर रहना पड़ता है, इस वजह से स्थिर रहते हैं। और इनको लगभग, अगर स्थिर रहते हैं पड़ी हुई चीज, तो ये मृत्यु ज्यादा होती है। मृत्यु, इनके जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादातर मृत होते हैं और मनुष्य के ज्यादातर जीवित होते हैं। अब देखते हैं पूरी तरह से पादप ऊतक के बारे में। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। इस आधार पर पादप ऊतकों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। पहला जो भाग है, गुणधर्म की बात करें इसके, ये कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनमें सघन साइटोप्लाज्म, पतली सेल्यूलोज की दीवार और स्पष्ट केंद्रक होता है। इनमें राजधानियां नहीं होती हैं। इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन करने की क्षमता होती रहती है। और विभज्योतों की बात करें तो इसकी स्थिति के आधार पर बात करें, इसके प्रकार की। अब देखिए, अभी तक देख रहे पादप ऊतक के जो है पार्ट विभज्योतक ऊतक है। और विभज्योतक ऊतक की बात करें, इसमें जो होता है शीर्ष विभज्योतक ऊतक होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है। यह जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भागों पर होता है। यह पौधों की लंबाई बढ़ाता है। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये पौधे के जो शीर्ष यानी पत्तियां जो ऊपर होता है ऊंचाई पर, और नीचे जड़ में ये पाया जाता है, जिससे पौधे की नीचे से लंबाई और ऊपर से लंबाई बढ़ाता है। और एक दूसरा जो होता है वो पार्श्वी विभज्योतक यानी लेटरल मेरिस्टेम होता है। यह तने और जड़ की परिधि में होता है, या पौधों की मोटाई बढ़ाता है। देखिए, एक जस्ट हमने देखा एपिकल वाला, और ये उसके बाद एपिकल यानी शीर्ष विभज्योतक देखा, और पार्श्वी देखा, जो लेटरल देखा।
सीड्स वाला जो था वो पौधों की लंबाई यानी ऊपर से और नीचे से बढ़ा रहा था, और पार्श्वी जो लिटरल वाला है ये बीच यानी तने यानी जो मोटाई होती है उसको बढ़ाता है। और अंतर विशिष्ट जो विभज्योतक है यानी इंटर कैलोरी है, या पत्तियों के आधार पर एक टहनी के पर्व नोट्स के दोनों ओर होता है या टहनियों की लंबाई बढ़ाता है। देखिए अब पहला जो हमने देखा सीड्स वाला देखा, वो सीड्स एंड लंबाई और ऊपर और नीचे से बढ़ाता है, और जो बीच पार्श्वी वाला देखा उसने मोटाई बढ़ाता है, पेड़ों तने जो मोटाई होती है उसको मोटाई बढ़ाता है, और जो मोटाई से जो टहनियां निकलती हैं उनके बीच में जो काम करता है वो इंटर कैलोरी यानी अंतर विशिष्ट विभज्योतक काम करता है। और जो दूसरा पादप ऊतक का जो दूसरा पार्ट है वो अस्थाई ऊतक होता है, जो परमानेंट टिश्यू होता है। जब विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, जब कोई पेड़ पौधा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे टाइम पे जाता है जब 10-15 साल 20 साल उसकी एज हो जाती है, काफी टाइम पुराना हो जाता है, तब वो कोशिकाएं अब बढ़ना यानी उसकी लंबाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना और टहनियों के बीच गैप बढ़ना वो सब बंद हो जाता है। तो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप ले लेती है, वो स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसे अस्थायी ऊतक बनते हैं। जब वो हो जाती है तो अस्थायी रूप ले लेते हैं यानी अस्थायी ऊतक का रूप ले लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये तीन प्रकार के जो सरल अस्थायी, देखो एक तो अस्थायी ऊतक देखें, उसमें सरल अस्थायी ऊतक होता है, एक जटिल अस्थायी ऊतक होता है। सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान यानी इंटरकुलर स्पेस होता है। और इसकी काम की बात करें तो यह पौधों को सहारा देता है और भोजन को भंडारण करने का करता है। हमने जस्ट आप अगर करंट क्लास के मेरे साथ बने होंगे तो मैंने बताया था उसमें पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और इन सब के बारे में बताया था, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और स्कैलेन्काइमा। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो देखिए जो पैरेन्काइमा है हमने बताया ये जो पौधों के लिए भोजन संचरण का कार्य करता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। यानी पैरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। देखो अभी आप क्लोरेन्काइमा यहाँ देख रहे हैं, आगे चल के कॉलेन्काइमा देखेंगे। तो क्लोरेन्काइमा की बात करें, जब पैरेन्काइमा क्लोरोफिल पाया जाता है तो यह प्रकाश संश्लेषण करता है। जिस भी पौधों में ये पैरेन्काइमा नाम का टिश्यू होगा उसमें क्लोरेन्काइमा अगर पाया जाए, यानी क्लोरोफिल जो पत्तियों को रंग देता है, हरा रंग देता है, तो वो रहेगा तो उसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। एरेन्काइमा की बात करें, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहाएं यानी एयर कैविटीज होती हैं जो पौधे को तैरने में मदद करती हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें हवा भरी रहती है अंदर, जो उनकी कोशिकाएं होती है ताकि वो तैर सके। और अगला पार्ट जो होगा पैरेन्काइमा के बाद जो दूसरा पार्ट होगा स्थायी ऊतक में, अस्थायी, तो ये सरल अस्थायी ऊतक में ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी, कोनों पर मोटी, तने पर यानी पेक्टिन के जमाव के कारण और होती है। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, कॉलेन्काइमा। और इसकी बात करें तो इसका कार्य कॉलेन्काइमा का जो है यह पौधों में लचीलापन लाता है। पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती और तनों को बिना टूटे मोड़ने में मदद करता है। और जो तीसरा सरल अस्थायी ऊतक के पार्ट है, ये मृत कोशिका होती है। ये लंबी और संकीर्ण होती है। इनकी भित्ति में लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है। कोशिकाओं के बीच कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कार्य इसका है, नारियल के रेशेदार छिलके स्कैलेन्काइमा ऊतक के बने होते हैं। देखिए अब आपको इन तीनों के बारे में हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। हमने पहले पढ़ा पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा स्कैलेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा जो भंडार करता है, जो लोग परे रहते हैं वो अपना भंडार करके रहते हैं, लोगों से परे रहेंगे, अपना काम अब खुद का भंडारण करते रहेंगे। पैरेन्काइमा के हमने दो पार्ट देखे, एक पार्ट जो था कॉलेन्काइमा था, एक एरेन्काइमा था। जैसे हमने देखा ना अभी ये क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्लोरो इसमें आ रहा है रंग यानी के लिए है, जो क्लोरोफिल होगा पत्तियों के लिए, इसी वजह से। और एरेन्काइमा, एरेन यानी जो हवा भरी रहेगी उसको तैरने में मदद करेगा। ये हमने पैरेन्काइमा देख लिया। दूसरा पार्ट जो हमें है
कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा से आप इस तरह से याद रखते हैं, जो कॉल जैसे किसी भी आप समझ रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में आप समझिए, जो कॉल आते ही वो झूमने लगते हैं, यानी लचीलापन उसको लचीले, उनके पूरी बॉडी में लचीलापन अपने आप ही आने लगता है। तो कोलेनकाइमा इस तरह हो गया। और तीसरा जो है मैं स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा जो स्केल देखिए, स्केल टाइटली एकदम खड़ा रहता है, टाइट रहता है ना, सीधा कठोर रहता है। तो ये मृत होता है, इससे स्केल यानी टाइट रहता है, इस मृत की वजह से इसको हम याद कर सकते हैं। और इसकी जो भित्तियां होती हैं, जो पार्ट होते हैं, जो दीवारें होती हैं स्केलेनकाइमा टिश्यूज के, ये लिग्निन की बनी होती है और पौधों को बहुत मतलब मोटी होती है और अस्थायी रूप से इन्हें मजबूती प्रदान करती हैं। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाए, नारियल का जो रेशेदार छिलका है, ये स्केलेनकाइमा का ही उदाहरण है। देखिए अंदर से नर्म होता है, जो बाहर से कठोरी मजबूती होता है, वो स्केलेनकाइमा का ही उदाहरण है। और बाह्य त्वचा एपिडर्मिस और रंध्र की बात करें तो पौधों की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। तो स्थानों पर यह मोटी मोम जैसी परत जो क्यूटिन बनती है, जो जल की हानि को रोकती है। जैसे वो क्या बोलते हैं, आप समझ लीजिए राजस्थान के जो पौधे होते हैं, अगर ये जो एपिडर्मिस है ये अगर मजबूत नहीं होंगी, मोटी नहीं होंगी, तो उसके जो जल होगा पौधे में, उसको वाष्प की वजह से उड़ जाएगा। इस वजह से वो मोटी रहती है, ताकि जलवाष्प ज्यादा ना हो। पत्तियों के एपिडर्मिस छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जैसे पत्तियों का ऐसे कीड़े, आपको लगता है कीड़े खाए, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो उन्हें जिन्हें रंध्र कहा जाता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। ये रक्षी कोशिकाओं यानी गार्ड सेल्स से घिरे होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की बात त्वचा पर क्विटिन का लेप होता है। देखिए जस्ट हमने बताया भी ना, पुरानी जड़ों और तनों पर सुबेरिन नामक एक रसायन जमा होता है। जो पुरानी जड़ें और तने हो जाती हैं, उनमें सुबेरिन नाम का एक रसायन जमा होता है, जो छाल को हवा और पानी के लिए अभेद माना जाता है। यानी जो हवा और पानी आएंगी, ये देखिए ये सब मदद करेंगी कहीं कहीं हवा वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो सुबेरिन जो नाम का होगा, ये थोड़ा चिपचिपा जैसा होता है। और जो दूसरा पार्ट हम देखेंगे इसके ऊतक के, जटिल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के दो पार्ट देख रहे हैं, एक अस्थायी ऊतक, एक जटिल अस्थायी ऊतक। ये एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सभी मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं, यानी संवहन ऊतक भी कहा जाता है। संवहन ऊतक इन्वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इसके पहला पार्ट जो देखेंगे संवहन ऊतक के इन्वेस्कुलर टिश्यू के, तो जाइलम इसका पहला पार्ट होगा। यह पानी और खनिज लवणों का संवहन करके जड़ों से पत्तियों तक नीचे से ऊपर की ओर करता है। अब नीचे से ऊपर तक इंडिकेट क्यों किया है? देखिए ये जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के होते हैं। तो जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संचरण, चारों तरफ भोजन संचरण पत्तियां बनाती हैं। कुछ पत्तियां नीचे होंगी, उनको ऊपर भी भेजेगा, नीचे भी भेजेगा, जड़ तक भेजेगा, यानी दो दिशात्मक होता है। पर जो जाइलम होता है, इसका सिर्फ नीचे से जड़ से पानी सोखेगा और ऊपर तक ले जाता है। इसके चार अवयव, ट्रैकियाट्स वाहिनिकाएं, वेसल्स वाहिकाएं, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये तीन उसके पार्ट होते हैं। और याद रखें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर इसके अन्य सभी अभिमृत होते हैं। जो जाइरन पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा ये जीवित होता है, बाकी सारे मृत होते हैं। ये जीवित होने का क्या कारण है? देखिए आप कोई भी पार्ट है अगर काम कर रहा है, तो ये भोजन संचरण का कार्य करता है, यानी फूड के लिए, जो फूड संचरण का, फूड भंडारण का काम करता है। इस वजह से इसको जिंदा रहना जरूरी है। तो जाइलम जो है, जाइलम पैरेन्काइमा, अब इससे याद के पैरेन्काइमा याद करके आए थे ना अभी जस्ट, पैरेन्काइमा जो परे रहते हैं फूड संचरण करते हैं, उसी तरह ये पैरेन्काइमा फूड संचरण करता है। इस वजह से जाइलम में ये जीवित पार्ट है, बाकी सारे मरे हुए पार्ट्स हैं। ये वेसल्स है, वाहिकाएं, ये मतलब जो लिक्विड होता है जो जल को ले जाता है, जो ट्रैकिएट्स होती हैं वाहिकाएं, ये जल को ले जाती हैं। और जो वेसल्स होती हैं, ये वो वाहिकाएं हैं जो नालियां बनाती है ना, वो वेसल से वाहिकाएं होती हैं। और जाइलम फाइबर जस्ट हमने रेशेदार, उसमें एक पार्ट्स होते हैं। और फ्लोएम की बात करें तो यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है। इसके 5 अवयव, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये उसके पार्ट होते हैं। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम के अन्य सभी जीवित होते हैं। फ्लोएम रेशे होते हैं, ये इनका जीवित रहना उतना जरूरी नहीं है। अब बाकी सारे जीवित क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए अब भोजन बनाना है, उसको ले जाना है, काम करना है, पकाना भी है, स्टार्च के रूप में इसे इकट्ठा भी रखना है। इस वजह से इसके सारे पार्ट्स जीवित रहते हैं, अधिकतर पार्ट्स। और कार्य के आधार पर जंतु ऊतकों को 4
श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अभी तक हमने देखा जो पादप ऊतक के बारे में। अब हम देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में, यानी मनुष्यों, जानवरों के बारे में, इन सब के बारे में। तो कार्य के आधार पर जंतु ऊतकों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो एपिथेलियमी ऊतक है, इसको फर्स्ट पार्ट है। अब एपिथेलियमी ऊतक के बारे में देखते हैं। तो यह जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक हैं। यह अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, यानी ये है, ये सुरक्षा प्रदान करने वाली है, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू के कुछ पार्ट हैं, जिसमें सरल सल्की एपिथेलियल है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है। रक्त वाहिनिकाएं की अस्तर, फेफड़ों की कोशिकाएं, यानी जो एल्वेली है, और आहार नाल और मुंह का अस्तर इसी से बना होता है, सरल सल्की एपिथेलियल। और स्तंभाकार एपिथेलियम की बात करें, जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के अंदर आंतरिक अस्तर, और यदि इनमें सीलिया, बाल जैसी संरचना हो तो इसे क्या क्लाइटेड कॉलमनर कहते हैं, यानी पंचभा स्तंभाकार कहते हैं। देखिए, एपिथेलियल सरल सल की देख लिया, स्तंभाकार देख लिया, और घनाकार एपिथेलियम की बात करें, यह वृक्कीय नली यानी किडनी ट्यूब और लार ग्रंथियों की नली के अस्तर निर्माण करता है और यांत्रिक सहारा देता है। अस्तरीकृत सल की एपिथेलियम की बात करें, त्वचा के उप त्वचा को कटने फटने से बचाने के लिए इस परत को में व्यवस्थित किया जाता है। जो अस्तरीकृत लेयर वाली होती है, लेयर वाली होती है, यानी ऊपर सबसे ऊपर वाली लिग्निन जो होती है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है चमड़े के हमारे बाद, वो सरल सल की एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट होते हैं। और दूसरा पार्ट देखें जो संयोजी होते हैं, अभी जस्ट हमने देखा ना इसके पीछे, जो एपिथेलियम ऊतक और उसके बाद जो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की बात करें तो यह ऊतक को कोशिकाओं आपस में कम जुड़ी होती हैं और एक अंतर कोश की अधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती हैं। संयोजी ऊतक की बात करें तो रक्त का तरल अधात्री भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। रक्त गैसों पचे हुए रक्त गैसों पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन करता है, यानी जो ब्लड होता है गैसों का और पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन करता है। अस्थियों की बात करें, बोन, यह शरीर को पिंजर प्रदान करता है। इसका आधात्री कठोर होता है और कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। बोन हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। स्नायु लिगामेंट की बात करें तो यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। यह बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। बीएलबी तो ट्रिक वगैरह हम बता देंगे। इसे जो लिगामेंट होता है वो हड्डी को जोड़ता है। कंट्रा टेंडन जो है या मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। जो देखो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला वो लिगामेंट है, और कंट्रा जो है, टेंडन जो है, ये मांस को अस्थियों से जोड़ता है। यह मजबूत लेकिन कम लचीला होता है। उपास्थि कार्टिलेज की बात करें तो इसमें ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। उदाहरण कान, नाक, कंठ और श्वास नली उपास्थियों कार्टिलेज के उदाहरण हैं। एरियोलर ऊतक की बात करें, यह त्वचा मांसपेशियों के बीच रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। यह अंगों के अतिरिक्त स्थान को भरता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर टिश्यू। और वसामय यानी एडिपोज टिश्यू होता है, या त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलियों से भरी होती हैं। यह उष्मा का कुचालक की तरह कार्य करता है। पेशी ऊतक की बात करें, यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है। यह शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें एक प्रोटीन, विशेष प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन यानी कॉन्ट्रेक्टियल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। रेखी पेशी की बात करें, रेखी पेशी
रेखीय पेशी, ऐच्छिक पेशियों की बात करें तो इन पेशियों को हम अपनी इच्छा की शक्ति के अनुसार गति करा सकते हैं। जैसे कंकाल पेशी, हाथ पैर की पेशियां ये बहुत बहुकेंद्रीय होती हैं। अरेखित पेशी की बात करें, आंशिक पेशी की बात करें, इनकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसन नलिका ये एक केंद्रीय की होती हैं। कार्डियक हृदय पेशियों की बात कर जाए, हृदय की पेशी जीवन भर लयबद्ध रूप से प्रसार और संकुचन करती हैं। ये अनैच्छिक बेलनाकार संख्यान्वित ब्रांचेड और एक केंद्रीय की होती हैं। तंत्रिका ऊतक की बात करें तो मस्तिष्क, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। इसकी कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। एक न्यूरॉन में एक केंद्रक और कोशिका द्रव होता है जिससे लंबे पतले बाल जैसी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें डेंड्राइट कहा जाता है। और इसका एक लंबा भाग होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन का संदेश विद्युत संकेत के रूप में प्रवाहित होता है, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा न्यूरॉन में जो संदेश यानी जो इंफॉर्मेशन होती है वो फैलता है। और कुछ महत्वपूर्ण अगर प्रश्न की बात देख लेते हैं जो आते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। पौधों में मोटाई या तने के घेरे में वृद्धि निम्नलिखित विभेदक के कारण होता है। जस्ट हमने देखा था ना, पार्श्वी जो लेटरल वाला था उसके द्वारा मोटाई उसकी बढ़ी रही थी, तो पार्श्वी लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा उसकी मोटाई बढ़ती है। और नारियल का कठोर और रेशेदार छिलका की बात करें, जो हमने देखा था क्या बोलते स्केलन काइमा, लास्ट वाला जो मजबूत वाला पार्ट था ना, जो मतलब झुक नहीं था, मृत वाला पार्ट स्केलन काइमा, इसके द्वारा नारियल का छिलका बनता है। पौधे में लचीला प्रदान करने के लिए सरल अस्थायी ऊतक क्या नाम है? जस्ट हमने बताया था कि कॉल करते ही झूमने लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, जो चौथा प्रश्न होगा, जलीय पौधे को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? जस्ट में बताया तो क्या कि जो पैरेनकाइमा का पार्ट था, एक एरेनकाइमा, एक क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो था वो पत्तियों में यानी हरा रंग वाला था। हमने देखा था ना जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा था, क्लोरोफिल ये। और एरेनकाइमा था जिसमें हवाएं भरी जाती है जिसकी वजह से पौधे तैर पाते हैं। पौधे में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम हमने देखा था कि जल का संवहन, जल और खनिजों का संवहन ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड यानी एक दिशा में नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, यह सही होगा। और अगला जो हमारा छठा प्रश्न होगा, फ्लोएम ऊतक का कौन सा अवयव भाग मृत होता है? तो फ्लोएम वाला हमने जस्ट देखा था कि फ्लोएम के सारे पार्ट्स लगभग जो चालनी, साथी, ये सब फ्लोएम पैरेनकाइमा यानी भंडारण करता है, और चालनी जो ले जाते हैं, चालनी छिद्र होता है, साथी कोशिकाएं ये उसमें जो बनी होती हैं, जुड़ी होती हैं, वो होती हैं। और फ्लोएम जो रेशे थे इनका काम सिर्फ कुछ खास नहीं था, इस वजह से ये मृत थे, बाकी सारे जो है जीवित कोशिका थे। और इसी तरह अगर जाइलम वाली में बात करें तो जाइलम वाली में जो जाइलम पैरेनकाइमा था, जो जाइलम पैरेनकाइमा था वो जीवित था, बाकी सारे डेड थे। मरुस्थलीय पौधे की त्वचा यानी एपिडर्मिस पर जल की हानि को रोकने के लिए किस मोम जैसी रासायनिक पदार्थ का लेप होता था? तो हमने देखा था ना, सुबेरिन नाम का जो पदार्थ था, चिपचिपा था, इस वजह से वो जल की हानि को रोकने में मदद करता है। और मानव शरीर में दो अस्थियों की बात करें, यानी जो हड्डी को हड्डी से जोड़ा था हमने, लिगामेंट यानी जो स्नायु है, लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, कंडा यानी टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, यानी ये मसल्स को बोन से जोड़ता है। और मांसपेशियों को हस्तियों से जस्ट आ ही गया, कंडा जो टेंडन है ये जोड़ता है। और 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्त की तरल अधात्रीय फ्लूइड मैट्रिक्स को भाग को क्या कहा जाता है? जिसे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स कहा जाता है। जो ब्लड का जो पूरा यानी स्ट्रक्चर है या फिर ब्लड का जो पदार्थ है उसे प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा का संचय करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? जो वसामय ऊतक यानी एडिपोज ऊतक है उनको इस नाम से जाना जाता है। बी हमारा आंसर सही होगा। और 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो मानव शरीर के कान, नाक, कंठ और श्वास नली जोड़ों को चिकना बनाने वाले ठोस संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? जस्ट हमने कार्टिलेज की बनी होती हैं, ऑप्शन बी सही होगा। फेफड़ों की कुपिकाएं और रक्त वाहिकाओं के स्तर पर कौन सी एपिथेलियमस ऊतक पाया जाता है? तो हमने देख किया है ना अभी, सरल जो सल्कीय ऊतक थे, ये वो है
पाई जाती हैं रक्तवाहिकाएं और कोशिकाओं में, सिंपल वाली। और अगला प्रश्न जो 14वां प्रश्न होगा, हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? तो देखिए हृदय की जो पेशियां होंगी इनको आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि आप सोचो हृदय की धड़कन को रोक ले, अगर वो रुकी तो आपका चलना निश्चित हो गया। तो जो अनैच्छिक, बेलनाकार और संख्यान्वित यानी ब्रांचेड होती हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 15वां प्रश्न होगा, आखिरी होगा शायद, तंत्रिका ऊतक की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो जो न्यूरॉन होता है ये तंत्रिका ऊतक की संरचना और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाता है। तो वीडियो कैसी आई और कैसी लगी आपको जरूर बताएं। अगर समझ में आई हो तब भी बताएं, न समझ में आई वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और कहाँ से पे हम मुझसे गलती हो रही है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाना शुरू किया है और साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ जो मुझसे हो पा रहा है। अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में पिन करें और जो भी हो हमें बताएं, और लोगों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप मेरे जो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, मेरा ये नंबर है, आप इस पे बता सकते हैं। आप कुछ पर्सनल सजेशन भी दे सकते हैं, पर्सनल सजेशन दे दें आप। मेरे ये जो नंबर है ना, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आपको जो भी जानकारी होगी या पीडीएफ कुछ भी अगर दिक्कत होगी आप उस पर बता सकते हैं और कुछ सजेस्ट भी मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।